आपने कभी सोचा है कि जब हम एक पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में डिप करते हैं तो वो हमें टेढ़ी क्यों नजर आती है, या फिर बारिश के बाद ही रेनबो क्यों बनता है? ये सब कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उसमें हम इन्हीं दो टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के वेरियस कॉजेज, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक। आपको जब भी वर्ड आए रिफ्लेक्शन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लाइट टकरा के वापस आ रही है, यानी कि एक पॉलिश्ड सरफेस पे जब भी लाइट रे स्ट्राइक करेंगी वो स्ट्राइक करके वापस आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। किसमें होता है ये? मिरर में। मिरर के केस में क्या होता है, जब भी लाइट रेज उस पर फॉल करती हैं वो लाइट रेज टकरा के हम तक वापस आ जाती हैं। वो फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। मिरर के पीछे जो होता है वो पीछे उसके जो है पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर देगा जितनी भी लाइट रेज आएगी। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा मीडियम है जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और साथ साथ में उसमें से कुछ लाइट रेज जो है वो पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ भी जा पा रही है, यानी कि ऐसा मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो अगर एक मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो उसमें जो फिनोमिना अप्लाई होगा वहां पे हम उसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जाने में वो क्या कर जाएगी? वो बेंड कर जाएगी। एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes through one medium to another obliquely। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज obliquely, क्योंकि लाइट रे जब तक ओब्लीक नहीं होंगी जब तक वो बेंडिंग का फिनोमिना शो नहीं करेंगी। क्योंकि अगर वो लाइट रेज बिल्कुल सीधी आ रही हैं तो वो सीधी ही चली जाएंगी। उस चीज को मैं आपको आगे डिस्कस करवाऊंगी, बट अभी यहाँ पे हमारे लिए क्या जानना जरूरी है? दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम जैसे कि एयर, एयर से दूसरा मीडियम जैसे कि ग्लास और वाटर, डायमंड, कुछ भी हो सकता है, जो भी लाइट रेज को अलाउ करे पास करने के लिए, यानी कि वो मीडियम ओपेक नहीं होना चाहिए, वो मीडियम ट्रांसल्यूसेंट नहीं होना चाहिए, वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि हम ग्लास विंडो से उस साइड देख पा रहे हैं, तो उस साइड हम देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि हम अपने घर के अंदर बैठे बैठे ग्लास की विंडो से जब हम दूसरी साइड देख पा रहे हैं, हम अपने बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, उनको देख पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इसी तरह से ही अगर हमने पानी में हम फिशेस को देख पा रहे हैं, पॉन्ड में अगर हम नीचे उसका सरफेस देख पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है दोनों केसेस में? पहले केस में लाइट रे जा रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, और दूसरे केस में जो लाइट रे जा रही है वो जा रही है फ्रॉम एयर टू वाटर। तो दैट इज द रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन को लर्न करना है। दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ओब्लिकली। अगर ओब्लिकली जाएगी तभी वो हमें विजिबल होगा, अदरवाइज ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहां पे अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे सिलेबस में एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी में हमें क्या कहा गया है कि हमें दो कॉइन्स लेने, एक कॉइन को हमें टेबल पे रख देना है और दूसरे कॉइन को हमें एक एम्प्टी टम्बलर में रख देना है। आप कोई भी ट्रांसपेरेंट टम्बलर ले सकते हैं, है ना, ठीक है, या फिर आप बीकर ले लें अगर लैब में से, तो आप वो ले सकते हैं। अब धीरे धीरे आपने इसमें वाटर को फिल करना है। जब आप वाटर को फिल कर देंगे आप क्या देखेंगे कि जो पानी है उसका सरफेस जैसे ही बढ़ा, पानी का लेवल जैसे ही बढ़ा, तो जो लाइट रेज है उसकी वजह से क्या हुआ, आपको ये जो कॉइन है ये थोड़ा सा ऊपर नजर आने लगा। ये जो कॉइन है ये ऊपर, यानी कि कॉइन का जो सरफेस है वो हमें थोड़ा सा रेज्ड नजर आ रहा है। वो रेज्ड सरफेस क्यों नजर आ रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अगर हम इस कॉइन को देखें तो ये तो हमें अभी भी टेबल पे ही नजर आएगा, बट ये वाला जो कॉइन है जब आप इसको यहां से ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तब आपको क्यों क्या हो रहा है, लाइट रेज जो है वो एयर से कहां जा रही है?
वाटर में, तो एयर से जब वो वाटर में लाइट रेज जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, द कॉइन विल अपीयर रेज्ड, तो वो रेज्ड अप, और जो कॉइन है दैट इज ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देन एक्टिविटी 2 में आपको क्या बताया हुआ है कि जब आप एक पेंसिल को, आपने ग्लास और वाटर में पेंसिल को डाल दिया, आपको वो पेंसिल ऐसे क्यों लगती है कि वो टूटी हुई है, उसका रीजन क्या है, जब लाइट रेज यहां से एंटर करेंगी फ्रॉम एयर टू वाटर, ये जो पेंसिल की जो ये सरफेस है जो उसके बिल्कुल पॉइंट पे है, यानी कि जो एयर और वाटर के इंटरफेस पे है, वहां से वो हमें कैसा दिखाई देगा कि ये जो है ये पेंसिल ऐसे ओब्लिकली कट गई है, यानी कि वो टूट गई, बट ऐसा नहीं है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट अपीयर बेंड टू अस। देन कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, क्यों लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है वो बेंड क्यों करती है, उसका कारण है उसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट लिखी है, तो डेंसिटी का लिंक क्या है स्पीड ऑफ लाइट से, डेंसिटी है कि कैसे पार्टिकल्स उसके अंदर टाइटली अरेंज्ड हैं या लूजली अरेंज्ड हैं। आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है छोटी क्लासेस में, आपको पता है कि एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वो मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, दूसरी तरफ जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे। तो जितना ज्यादा एक मीडियम टाइटली पैक्ड है, जितना ज्यादा उसकी डेंसिटी है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लाइट चैप्टर की बात करेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे डेंसिटी में वर्ड क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जितनी ज्यादा उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट। इमेजिन एक भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको जाना है तो आपको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा और उसी या आपकी स्पीड भी कम होगी, और उसी तरफ से जहां पे एक बहुत ही खुला एरिया है, खुला ग्राउंड है, आप अगर उसमें से निकल रहे हैं तो वहां पे आप इजिली ट्रेवल कर सकते हैं, वहां पे आपकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। इसी तरह से जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है एयर में कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डाटा है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा है, कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में, ग्लास क्योंकि क्या हो गया, ग्लास एक तरह का सेमी सॉलिड है, एयर क्या है, एयर है आपकी गैस, और वाटर क्या है, लिक्विड, तो इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी इनमें वेरी करेगी, और जितनी स्पीड ऑफ लाइट वेरी करेगी उसी हिसाब से बेंडिंग होगी। तो आपको ये चीज क्लियर होगी, दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी मोर क्लोजर आर द पार्टिकल्स, जैसे मैंने अभी समझाया, देयरफॉर लेस स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वहां पे कम हो जाएगी। तो आपको ये जो मैंने तीनों स्पीड ऑफ लाइट लिखी है ये आपको नोट डाउन करनी है और इसको आपको लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, या ग्लास कितनी है। ये तीन तो आपको लर्न ही करनी चाहिए क्योंकि आपको ये 10th क्लास में भी हेल्प करेगी। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि लाइट रे विल बेंड, लाइट रे विल बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब हम बात करेंगे कितनी बेंडिंग होगी, जितनी लाइट रे बेंड करेगी दैट इज द मेजर। उसको मेजर करने के लिए एक रेशो है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि कितनी बेंडिंग। रिफ्रैक्शन वर्ड आते ही आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए बेंडिंग, कितनी बेंडिंग हुई, कब, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो डेफिनेशन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आ सकती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक मेजर है जो हमें बताएगा कि एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वो कितनी बेंड हुई। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ही बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का, यानी कि जिसमें लाइट रे जा रही है, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं जिसमें लाइट रे पहुंच गई। कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला हो गया। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। सपोज लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, हम सपोज करते हैं कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे किसका निकलेगा, ग्लास का।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर से आ रही है तो हम एयर के रेफरेंस में ही बताएंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम v से डिनोट करते हैं, तो va डिवाइडेड बाय vg। तो क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, सेकेंड मीडियम का, जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है। और कैसे निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर लाइट रे वैक्यूम से आ रही है, व्हाट इज वैक्यूम, जैसे हमारे स्पेस में कोई भी गैसेस नहीं है तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम, जहां पे गैसेस एब्सेंट है। अगर लाइट रे वैक्यूम से आ रही है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ये भी आपको एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर एक लाइट रे वैक्यूम से आ रही है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, वो एक्स वाई जी कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आ गई है, जितना ज्यादा एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जितना ज्यादा वो बेंड कर रहा है, जितना ज्यादा उस मीडियम में लाइट रे बेंड कर रही है उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि उतनी ही ज्यादा वो मीडियम की डेंसिटी, यानी कि उतनी ही ज्यादा उस मीडियम में टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। और जितनी ज्यादा टाइटली पैक्ड पार्टिकल, आपको मैंने अभी डिस्कस किया, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो क्लियर है ये चीज, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी एंड लेस द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम आगे करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली हमने ये कहा कि लाइट रे बेंड करेंगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, कितनी ज्यादा बेंडिंग होगी वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने समझाया। अब लाइट रे जो बेंड कर रही है वो बेंड किस तरीके से कर रही है, उस बेंडिंग को समझने के लिए हम चलते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो हम मान लें कि ये एक इंटरफेस है, जो मैंने ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की है, वो एयर और वाटर के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन पे सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द इंटरफेस, यानी कि एक दोनों मीडियम के बीच में जो एक इंटरफेस है, जहां पे दोनों मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, उन दोनों के बीचों बीच में या साइड में कहीं पे भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन इज कॉल्ड नॉर्मल, बिकॉज बेटा जो नॉर्मल रे है यही डिसाइड करेगी कि लाइट रे किधर बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, क्योंकि विदाउट नॉर्मल हम लाइट रे की बेंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्शन के लिए एक तो दो मीडियम का होना जरूरी है, तीसरा जो लाइट रे आएगी वो ओब्लिकली आए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक लाइट रे जब ओब्लिकली एयर और ग्लास के इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो वो बेंड कर रही है। अब देखिए ओरिजिनल पाथ क्या था, जाना चाहिए था उस लाइट रे को ऐसे सीधा, पर ये सीधा ना जाके ये बेंड कर गई। और बेंड कहाँ को की, अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई। तो जब भी एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम, रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम, जब भी एक लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तब वो क्या होगी, बेंड होगी। और बेंडिंग किधर को होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, whenever a light ray moves from optically rarer medium to optically denser medium, it will bend towards the normal. तो this is our first rule of refraction. तो यहाँ जरूरी नहीं है एयर और वाटर हो सकता है फर्स्ट मीडियम वाटर हो, दूसरा ग्लास हो, क्योंकि ग्लास के कंपैरेटिवली तो हमारा जो वाटर है वो रेयर ही है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम है। आते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी एक लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, अब ग्लास क्या है आपका, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम,
जब भी एक लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी, रेयरर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम, डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे? लाइट रे ऐसे आ रही थी, जाना चाहिए था सीधा, पर सीधा नहीं गई, वो बेंड कर गई। और बेंडिंग कहाँ है? नॉर्मल से परे, नॉर्मल की तरफ है, तो दैट मीन्स कि रेयरर टू डेंसर। और अगर नॉर्मल से परे है तो इट मीन्स डेंसर टू रेयरर। तो ये दो रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी सारी एप्लीकेशंस बेस्ड हैं। तो इन दो रूल्स को आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्टडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेंसिल को रखा हुआ है, जब आपने उसको पानी में डिप कर दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास आप कोई भी ले सकते हैं घर में भी चाहे। आपने जब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पेंसिल को रखा, जब वो पेंसिल अकेली थी यानी कि उसमें वाटर नहीं था, सिर्फ एयर थी, उस टाइम पे आपको वो कोई ओब्लिकली नजर नहीं आएगी। बट जैसे ही आपने उसमें पानी डाला, आप क्या देखेंगे कि इट विल अपीयर बेंड टू अस। वाई सो? उसको समझते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि रिफ्रैक्शन कब होगी? जब लाइट रे ऑब्लिकली आएगी। अब अगर एक लाइट रे इस पेंसिल से सीधी जाएगी, तो अगर एक लाइट रे इस पेंसिल से सीधी जाएगी तो वो सीधी ही चली जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। बट अगर एक लाइट रे ऑब्लिकली जा रही है, अब मैंने ये दूसरी रे ड्रॉ की है, ये कैसे जा रही है? ऑब्लिकली, टेढ़ी जा रही है। तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे भी बेटा फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये डेंसर है, बाहर रेयरर है। अभी हमने क्या पढ़ा? डेंसर से रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ऐसे बेंड कर जाएगी। और इमेज कहाँ बनती है? कहाँ पे इमेज बनेगी? जहां पे दो लाइट रेज मीट करेंगी। अगर आप इस रे को पीछे को एक्सटेंड कर दो, तो ये एक पॉइंट पे इस रे के साथ मीट करेंगी, इस पॉइंट पे इस रे के साथ मीट करेंगी, और इस पॉइंट पे हमें क्या बनेगी? हमें क्या मिलेगी? इमेज। किसकी इमेज? पेंसिल की। तो पेंसिल की जो अब जो एपरेंट इमेज है वो हमें इधर नजर आएगी। ठीक है, इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। एक पॉन्ड है जिसमें अभी पानी नहीं भरा हुआ, तो उसकी जो हमें एक्चुअल जो डेप्थ है वही नजर आएगी। बट अगर मैंने इसमें पानी को फिल कर दिया, सपोज मैंने इस पॉन्ड में पानी को फिल कर दिया, अब आप अगर क्या देखेंगे कि जो पॉन्ड है वो थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कुछ लाइट रेज इस पॉन्ड के सरफेस से ऊपर की तरफ सीधी आ रही होंगी। जो सीधी आएंगी वो बेंड नहीं करेंगी, क्योंकि लाइट रे बेंड तभी करती है जब ऑब्लिकली आ रही हो। तो जो लाइट रे ऑब्लिकली आएंगी, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है। इमेज कहाँ बनती है? जहां दो लाइट रेज मीट करती हैं। अगर आप इन्हें पीछे को एक्सटेंड करो, पीछे को एक्सटेंड करो, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी? इस पॉइंट पे हमें मिलेगी इमेज। और ये क्या थी? ये था आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ। इस केस में हम इसको एपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं, इमेज की जगह हम इसको एपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है? कि द डेप्थ विच इज नॉट द एक्चुअल डेप्थ। तो हमें इसकी एपरेंट डेप्थ इस पोजीशन पे मिल रही है, यानी कि ये जो पॉन्ड है हमें लेस डीप नजर आएगा। बट जैसे ही आप इस पॉन्ड में कोई ऑब्जेक्ट डालोगे, या आप अपना पैर ही क्यों नहीं डालोगे, आपको क्या नजर आएगा कि ये इतना डीप नहीं था जितना मुझे दिख रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पॉन्ड की एपरेंट डेप्थ है और ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब होता क्या है? एक रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का बना हुआ, उसके थ्रू भी हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना स्टडी कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन में कैसे होगी उसमें? तो पहले ग्लास स्लैब ली हमने, जिसकी बाउंड्रीज हमने मार्क कर दी ABCD। अब एक लाइट रे जब उसके सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, यानी कि जब एक लाइट रे
ऑब्लिकली उसके सरफेस पे आएगी। तो उस लाइट रे को हम क्या कहेंगे? द PQ लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो लाइट रे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी वहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और लाइट रे जब एयर टू ग्लास जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रे जो है वो बेंड कर जाएगी। तो QR जो लाइट रे है वो हमारी बेंडेड लाइट रे है। अब उसके बाद क्या होगा? R to S जो हमारा ग्लास टू एयर, अगेन एक रिफ्रैक्शन होगी, तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो हमारी RS है दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। तो PQ इज इंसिडेंट रे, देन QR इज रिफ्रैक्टेड रे एंड RS इज इमर्जेंट रे। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जो एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और जो एंगल हमारी इमर्जेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब अगर हम इमेजिन करें कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट नहीं हुई, वो सीधी निकल गई, तो अगर वो सीधी निकल जाती तो वो जो रे है आप देख रहे हो वो इमर्जेंट रे के पैरेलल आ रही है, तो वो जो रे हमारी इमर्जेंट रे के पैरेलल आएगी, तो वो जो रे जितनी ज्यादा डिस्प्लेस होगी उसे हम उसका क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो रे जो है वो डिस्प्लेस हो गई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा। हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। नाउ वी आर मूविंग टू द ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी जो दोनों साइड्स हैं वो प्लेन है। अब जो ट्रांसपेरेंट ये ट्रायंगुलर पीस है ये क्या करेगा? ये सिर्फ लाइट रेज को बेंड ही नहीं करेगा, बेंडिंग मतलब रिफ्रैक्शन, ये उसके साथ साथ उसको स्कैटर भी करेगा, उसको जो व्हाइट लाइट को स्प्लिट भी करेगा। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यानी कि डिस्पर्जन के साथ साथ ये क्या करेगा? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। ये क्या करेगा? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज दैट इज रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा जब एक लाइट रे ऑब्लिकली, सबसे पहले इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जब हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं तो वो सिर्फ बेंड ही नहीं हो रही, उसके साथ साथ वो 7 कलर्स में, वो रेनबो के कलर्स में वो स्कैटर भी हो रही है, तो दैट इज द डिस्पर्जन। तो जब हम एक व्हाइट लाइट को ऑब्लिकली वहां पे डालेंगे तो क्या होगा? देखो बेंडिंग भी हुई और साथ साथ वो एक नैरो बीम की फॉर्म में हमें नजर आया। उस बीम को हमने नाम क्या दिया? विबग्योर। अब विबग्योर में अगर हम बात करें, जो रेड कलर है वो लीस्ट उसकी जो है स्कैटरिंग होगी, यानी कि जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी ग्लास के केस में। इसीलिए जो विबग्योर के केस में जो रेड कलर है वो आपको सबसे ऊपर नजर आएगा और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे नीचे नजर आएगा, बिकॉज जो रेड कलर है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और सबसे कम जो है उसकी स्कैटरिंग होगी। तो इसी वजह से व्हाइट लाइट में से वो स्प्लिट होके 7 कलर के बैंड में वॉयलेट सबसे नीचे, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो सबसे कम, और जो रेड कलर है उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा। ये जो फिनोमिना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये हम नेचुरली रेनबो के केस में देख सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि बारिश के बाद अगर सन आ जाए तो वो क्या होता है, आपको स्काई में 7 कलर का एक रेनबो नजर आता है। और जब भी रेनबो बने तो ध्यान देना, जहां पे आपको रेनबो नजर आ रहा होगा आपके बिल्कुल पीछे सन होगा, मतलब अगर आप रेनबो को सामने देख रहे हो तो आपके बिल्कुल पीछे सन होगा। अब नेचर में प्रिज्म का काम कौन कर रहा है? जो स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स अभी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसी अभी बारिश होके हटी है, कुछ रेन ड्रॉप्स अभी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी और वो जो रेन ड्रॉप्स हैं दे विल एक्ट एज टाइनी प्रिज्म, और ये प्रिज्म का काम करेंगी, ये उस सन लाइट को, सन जो व्हाइट लाइट है उसको डिस्पर्स कर देंगी इनटू 7 कलर जो कि हमारे रेनबो के कलर हैं, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, देन आपका येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर।
देन कम टू द लेंस। लेंस क्या है? एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसके दो सरफेस होंगे। अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। दो टाइप के स्फेरिकल लेंस है हमारे सिलेबस में, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, यानी कि जो भी लाइट रेज उसके सरफेस पे डलेंगी ये उन सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। उस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर एक लेंस लेते हैं, वो जो रीडिंग लेंस होता है जो पामिस्ट्री वाले यूज करते हैं, अगर आप उसे यूज करें और एक पेपर पे सनलाइट को कंसंट्रेट कर दें तो आप क्या देखेंगे? वो जल जाता है पेपर। रीजन क्या रहा? क्योंकि उसने सारी की सारी जो सन की हीट और लाइट है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। तो वो जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? वो जो पामिस्ट्री में यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को अगर हम शेप देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। और दूसरा क्या है? कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस विच यूज टू डाइवर्ज द लाइट रे, यानी कि जो भी लाइट की एक बीम अगर उसके ऊपर आ रही होगी तो उस बीम को ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देगा, उसको फैला देगा। और जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे इन्हीं लेंस को रिलेटेड। अब हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो लेंस है, इमेजिन दे आर द पार्ट ऑफ टू स्फेयर। इमेजिन दे आर द पार्ट ऑफ टू होलो स्फेयर्स। अब ये जो होलो स्फेयर्स के पार्ट हैं, तो जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ दीज टू स्फेयर। इन दोनों स्फेयर्स का जो सेंट्रल पॉइंट है उन्हें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसका ये लेंस एक पार्ट है। जिसका लेंस एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर C1 और दूसरे सरफेस के लिए देखें तो हम C2। इसी तरह से अगर हम कनकेव लेंस में कहें तो C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of the two surface of which lens which makes a part of it। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? the radii of two surface of which the lens surface is a part, यानी कि उनका रेडियस, रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द लेंस सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए जाएगी। इट इज अ लाइन which join two center of curvature each other, then it is called the principal axis। नेक्स्ट अब हम करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो लेंस की प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उन लेंसेज पे पैरेलल रेज डालेंगे। तो जब एक कन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज आएंगी, ये पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है? हम मान लेते हैं कि इंफिनिटी से आ रही है। अगर इंफिनिटी से कोई दो रेज पैरेलल आएंगी, किसके पैरेलल? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मैंने रेड कलर से लाइन ड्रॉ की है ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई दो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस, दे विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट, यानी कि वो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगी। और जिस पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। और इसी वजह से जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसे हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। दैट इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी रेज उसके पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो कन्वेक्स लेंस उसको एक पॉइंट पे मर्ज करवा देगा। और जिस पॉइंट पे वो उसको कन्वर्ज करवा रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ओ क्या होता है? दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो दैट इज अबाउट द कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस के केस में क्या होगा? अगर कोई दो रेज, मैंने यहाँ पे ज्यादा रेज ड्रॉ नहीं की ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। अगर कोई दो रेज प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही है, सॉरी, अगर कोई दो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऑफ अ कनकेव लेंस,
आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसे ही वो लेंस के सरफेस से बाहर निकलने लगेंगी तो क्या होगा, दे विल डाइवर्ज, यानी कि वो फैल जाएंगी। और जब उस रे को आप पीछे को एक्सटेंड करोगे, उस रे को जब आप पीछे को एक्सटेंड करोगे, दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम कनकेव लेंस की बात करेंगे तो कनकेव लेंस में हमने क्या कहना है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जबकि वो उस पॉइंट पे मीट नहीं हो रही, वो क्या कर रही है, वो फैल जा रही है। तो जब वो फैल जाएंगी और आपने उनको पीछे को आपने एक्सटेंड किया तो वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी वजह से हम कनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई कनकेव लेंस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, व्हाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। और अगर आपको डिफाइन फोकस और फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाए तब भी आप इन्हीं दो डायग्राम्स की हेल्प से उन्हें एक्सप्लेन करोगे। देन कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। इन्हें हमारी बुक में लिखा गया है 3 स्पेशल रेज फॉर लेंसेज। ये जो रेज मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं रेज के बेसिस पर ही रे डायग्राम है। तो ये रेज क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, किस केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में, अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस। So what I must say, if a ray of light is parallel to the principal axis of a convex lens, after refraction it passes through the focus. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रे डायग्राम में आपको अगर ये 3 रेज नहीं पता कन्वेक्स लेंस की तो आप रे डायग्राम नहीं बना सकते। तो दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, देखो ये फोकस में से निकलती हुई लाइट रे जा रही है, जैसे ही ये कन्वेक्स लेंस के सरफेस पे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में दोबारा से करवा रही हूँ। इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्ट करके कहां से जाएगी, फोकस में से। अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, रिफ्रैक्ट होके कहां से जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वन सबसे ज्यादा इजी है, वो क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट। रूल्स कर रहे हो या आप बता रहे हो कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, या आप रे डायग्राम बना रहे हो, अगर आपने एरो नहीं बनाए तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि बिना एरो के किसी को क्या समझ में आएगा कि रे कहां से कहां जा रही है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाए तो वो जो रे है उसे हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर से जब रे निकलती है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, इट विल गो स्ट्रेट, वो बेंडिंग का फिनोमिना शो नहीं करती। अगर वो सीधी आ रही थी, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से निकल जाएगी, अगर वो फोकस से आ रही थी तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी तो सीधी ही निकल जाएगी। तो ये जो 3 है ये कन्वेक्स लेंस के हैं। ऑल्दो कनकेव लेंस के केस में भी सेम ही चीजें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, और जो हमारा कनकेव लेंस है वो कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसी की वजह से इसमें फर्क है। तो अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज। अगर आप उस रे को पीछे को एक्सटेंड करेंगे, आपको ये जो रेज है स्केल से बनानी है, अगर आप हैंड से बनाएंगे तो वो गलत बनेंगे सारे रे डायग्राम। तो अगर आप उसको पीछे को एक्सटेंड करोगे तो वो एक पॉइंट से पास करेगी और उस पॉइंट का क्या नाम है, प्रिंसिपल फोकस। तो इसी का ही ऑपोजिट क्या होगा, इफ अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। इमेजिन करके देखिए कि अगर लेंस ना होता तो ये रे सीधी निकल जानी थी फोकस में से, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेंस ये रे क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। If a ray of light appear to pass through the focus after refraction, it become parallel to the principal axis. Or third one is exactly same. If a ray of light passes through the optical center,
इट विल गो स्ट्रेट। तो ये तीनों रूल्स कनकेव और कन्वेक्स लेंस के सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता चलेंगे, सॉरी जो आपके रे डायग्राम्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो हम रे डायग्राम करेंगे फॉर द कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम जब भी हमने करने हैं तो हमें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वो हमेशा दिमाग में रख के ही रे डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। इसमें रे डायग्राम में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। जब भी कोई रे डायग्राम आए आप यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और यहाँ पे आप इमेज फॉर्म्ड के 3 करेक्टर्स में उसको डिस्क्राइब करेंगे कि पोजीशन कहाँ है इमेज की, नेचर क्या है इमेज की, और साइज क्या है, और साथ में रे डायग्राम। और रे डायग्राम विदाउट एरोज नहीं होना चाहिए। रे डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को ए और बी से लेबल करेंगे और इमेज को ए डैश और बी डैश से, और बाकी जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी आपकी बनेंगी लाइक ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f, वो सब भी आपको लेबल करनी है ताकि आपको मार्क्स डिडक्ट करने का कोई मौका ना दे टीचर को। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और अभी हमने रूल में क्या पढ़ा, व्हेन अ रे ऑफ पैरेलल लाइट, पैरेलल किसके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। तो वो दोनों पैरेलल रेज, अब ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट रे को। तो जो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रे जो आ रही है वो भी आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। इमेज कहाँ बनती है, जहां पे 2 लाइट रेज मीट करें। तो ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। तो अगर हम इमेज के 3 कैरेक्टर लिखें तो पोजीशन क्या है, एट फोकस, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखें कन्वेक्स लेंस के केस में जब भी रे डायग्राम में जो इमेज है वो लेंस के परे बने, अगर लेंस को पार करके बन रही है तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज आपको लर्न रखनी है। और इमेज का अगर आप साइज देखें तो वो बिल्कुल ही पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटी है, तो इसीलिए हम साइज क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट अगर हम रे डायग्राम पे चले, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f से भी पहले। तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल लगाएंगे, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास स्ट्रेट, इट विल नॉट बेंड। तो दोनों लाइट रेज मीट कहाँ करेंगी, बिटवीन f एंड 2f। आप इनको स्केल से बनाइएगा और बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बनाइएगा तो रे डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। तो अब इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन f एंड 2f। और अगर हम इसी इमेज को देखें, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली जो इमेज है वो छोटी है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा था तो इमेज कहाँ है, उसके नीचे, यानी कि वो रिवर्स डायरेक्शन में खड़ा है, उल्टा हो रखा है। तो इट मींस करेक्टर्स क्या आएंगे, पोजीशन इज बिटवीन f एंड 2f। इमेज फॉर्म की नेचर क्या है, इन्वर्टेड है। तो जब भी आपने इन्वर्टेड वर्ड लिखना तो उसके साथ क्या लिखना है, रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज को ध्यान रखना है। जब भी कोई इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल भी होगी। तो इमेज के करेक्टर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, छोटा है। तो छोटे साइज को हम क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड। तो इट्स साइज इज डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। Now object is at 2f. This is one of the most important ray diagram that can be asked in your exam. तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f पे। 2f पे जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो जब आप एरोज बनाने हैं याद से, if a ray of light parallel to the principal axis after refraction it passes through the focus। तो देखो ये जो लाइट रे ये फोकस से पास करती हुई जा रही है। और दूसरा, if a ray of light is passing through the optical center it will go straight। तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है कि इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है। तीसरी चीज आप देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के वो नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड है तो आप क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन एट 2f, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now moving to the fourth ray diagram, that is object is between f and 2f। जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा था, अगर आप उस रे डायग्राम पे ध्यान दें तो उस केस में इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन f एंड 2f।
अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f। लर्न करने का इजी तरीका, तो अगर 2f पे थी तो 2f पे, अगर 2f से पहले थी तो बिटवीन f एंड 2f, और अगर 2f और f के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। तो सेम f और 2f के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगेन रूल लगाएंगे, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट। हमेशा आपने ऐसे ही रूल्स को बोल बोल के रे डायग्राम को बनाना है, तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कभी भी रे डायग्राम भूलोगे नहीं। और जो इमेज बनेगी, अब आप इमेज देखें, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसका साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, और नीचे को है उसका मुंह, तो यानी कि कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और 2f से परे बन रही है तो पोजीशन कहां है, बियॉन्ड 2f। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज एट f, f यानी कि फोकस। जब बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। अब उल्टा हो गया, पहले रे डायग्राम में मैंने आपको ये बताया ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेजिन करो कि ये पैरेलल रेज कहीं दूर से आ रही है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारा इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। अब उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। याद रखो ये क्रॉस है, एक दूसरे का ये क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है, ये यहाँ पे ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और ये 2f का तो एक रेयर ही केस है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगेन रे डायग्राम कैसे बनेगा, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, सेकंड, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट। तो इमेज के करेक्टर क्या होंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इंफिनिटी, इमेज, क्योंकि देखो अगर आप इन पैरेलल रेज को दूर तक ले जाओ तो ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन सारे केसेस में जो आपने कॉमन चीज देखी वो क्या थी, इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम एक स्पेशल केस करने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन एफ एंड ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो क्या होगा, तो सबसे पहले इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सेकंड, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट। अब दोनों लाइट रेज जहां मीट करती है, मैंने आपको बताया वहां पे इमेज बनेगी। दोनों लाइट रेज आगे तो कहीं मीट नहीं करेंगी, हम उन दोनों लाइट रेज को अगर पीछे को एक्सटेंड करें तो पीछे कहीं जाके एक इमेज बन रही है, और जब भी बेटा कहीं पीछे इमेज बनेगी उसको हमेशा आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और जो वो इमेज बनेगी वो कैसी है, अगर आप देखें जैसे ऑब्जेक्ट का मुंह था प्रिंसिपल एक्सिस के वो ऊपर था, वैसे ही इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो आप क्या बोलोगे, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, और इरेक्ट जब भी इमेज होती है तो उसके साथ एक और आपने वर्ड लिखना होता है, वर्चुअल। जब भी नीचे बन रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड जब भी वर्ड आ गया आपने उसके साथ लिखना है रियल। बस इतना आप लर्न रखें। तो इमेज जो है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है बियॉन्ड द फोकस, यानी कि फोकस से कहीं परे बनेगी। अब ये मेरी तो यहां बन रही है, हो सकता है जब आप खुद से ट्राई करो आपकी कुछ दूर बने, तो इसमें कोई डरने घबराने या वो गलत नहीं है रे डायग्राम, क्योंकि वो कहीं पे भी बन सकती है, बट वो होनी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चाहिए, होनी ऑब्जेक्ट से पीछे ही चाहिए। तो नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज है मैग्नीफाइड। तो उसके बाद आता है हमारे कनकेव लेंस के रे डायग्राम। कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में मैंने आपको बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्ट एंड 2f, और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कनकेव लेंस के। जो कनकेव लेंस है उसके रे डायग्राम बहुत ही इजी है, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में हमेशा ही जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, यानी कि हमेशा ही वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ये दो करेक्टर आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जब भी कनकेव लेंस आएगा तो इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉलर यानी कि डिमिनिश्ड, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ही रे डायग्राम लिए हैं क्योंकि आपको दोनों से ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं दूर रखा हुआ है, कहीं फार ऑफ प्लेस पे है। तो जब भी इंफिनिटी पे हो, चाहे वो कनकेव है या कन्वेक्स है, इमेज फॉर्म कहाँ होगी हमेशा, जैसे इस केस में कहाँ हो रही थी, फोकस पे। तो यहाँ पे भी कहाँ बनेगी, फोकस पर ही बनेगी। बट बनेगी कैसे, देखिए, अगर एक रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस पे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज। हमने पढ़ा है अभी रूल्स में कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करेगी। तो दूसरी रे भी अगर पैरेलल आ रही है वो भी डाइवर्ज करेगी। अगर आप इन दोनों रेस को पीछे को एक्सटेंड करो तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पे ही इमेज बन रही है। तो अगर इंफिनिटी पे है, दोनों ही केस में अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसे बन रही है, जो बन रही है हाईली डिमिनिश्ड, और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो दो पॉइंट तो क्लियर है। बट कनकेव लेंस के केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा दैट विल बी वर्चुअल और इरेक्ट, और जो कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है। When object is anywhere on the principal axis, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, आप चाहे थोड़ा पीछे रख लेते, थोड़ा आगे रख लेते, कहीं भी रखिए, बट वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी हो तो क्या बनेगी रे डायग्राम, चलो देखते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दें, जैसे मैंने इसको डायमेंशन दे दी ए बी, तो क्या होगा, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज। रे को पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट से हमें निकलती दिखेगी, वो पॉइंट क्या है, फोकस। और अगर आप एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो वो रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी चली जाएगी, इट विल नॉट बेंड। दोनों लाइट रे मीट कर रही हैं एक जगह पे, वो पॉइंट क्या है, बिटवीन ओ एंड एफ। ओ और एफ में एक छोटी सी इमेज बन रही है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और अगर आप देखें वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बन रही है, और साथ साथ पोजीशन कहाँ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इन दोनों रे डायग्राम से हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि जब भी लेंस हमारा कनकेव आ जाए तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। बस पोजीशन डिपेंड करेगा कि अगर इंफिनिटी पे है तो आपने फोकस पे बतानी है, और अगर कहीं पे भी रख दें, कहीं भी एक्स वाई जेड जगह कहीं पे भी आप उसको रख दे प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज हमेशा ही बिटवीन ओ एंड एफ ही बनेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब आपको सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अ लेंस, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में से आपको कोई एक लेंस दे दिया और आपको उसको बताना है कि वो लेंस कन्वेक्स है या कनकेव है। आप क्या करें, ये हमारी एक एक्टिविटी भी है बुक में, आपने क्या करना है, उस लेंस को रीडिंग टेक्स्ट के बिल्कुल क्लोज ले जाना है। जब आप उस रीडिंग टेक्स्ट के बिल्कुल क्लोज लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर तो जो इमेज जो दिख रहा है आपको, जो टेक्स्ट है अगर बड़ा दिख रहा है, थोड़ा एनलार्ज दिख रहा है, तो वो लेंस आपका कन्वेक्स होगा। क्योंकि उस केस में जो केस क्या बनेगा, आपने उस रीडिंग टेक्स्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और साथ ही वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगी। बट वहीं पर ही अगर वो लेंस आपका कनकेव हुआ तो क्या बनेगा, कनकेव के केस में जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, होगी वो भी वर्चुअल और इरेक्ट ही, बट वो डिमिनिश्ड बनेगी। तो यानी कि अगर इमेज डिमिनिश्ड बन रही है तो यानी कि वो आपका जो लेंस है वो कनकेव है, और अगर आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज बन रही है तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। आई होप आपको रे डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, मैं उसके थ्रू आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, यानी कि एक लेंस जो है कितने डिग्री से एक लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसे हम उसकी पावर कहते हैं। पावर जो होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इन मीटर, यानी कि 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिस लेंस की जो फोकल लेंथ कम होगी उसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पावर और फोकल लेंथ है आपस में इन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव होती है इसीलिए उसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। और जो कनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है इसीलिए उसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, नेगेटिव।
तो ये हमारा पावर का टॉपिक था। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +3, यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन क्या है +3। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने इस डाटा को देखना है। प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस का मतलब होता है कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो टाइप ऑफ इमेज आपकी आ गई यहीं से वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता तो आप क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो टाइप ऑफ लेंस कौन सा हुआ और ऑब्जेक्ट लोकेशन। अब टाइप ऑफ लेंस के लिए वर्चुअल और इरेक्ट जब वर्ड आ जाता है तो दो बन जाते हैं, एक या फिर कन्वेक्स या फिर कनकेव। बट यहाँ पे आपको ये देखना है ये प्लस के साथ साथ 3 टाइम्स, यानी कि जो इमेज है वो 3 गुना ऑब्जेक्ट से है। 3 गुना का मतलब मैग्नीफाइड है। अब मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल और इरेक्ट जरूर बनाता है। तो वो जो इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपका लेंस कौन सा आ जाएगा, कन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन सिर्फ एक ही केस है, दैट इज द बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस होगा तभी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। ये सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिस बच्चे को रे डायग्राम बहुत अच्छे से आते हैं। An object is kept at a distance of 1 meter from a lens of power +2 diopter। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है जिसमें जो पावर है वो कितनी है, +2 diopter। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। बिकॉज द पावर इज पॉजिटिव व्हाट आई कैन से द लेंस इज कन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए जो पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन है दैट इज 1/f इन मीटर। तो f कितनी हो जाएगी, 1/p। p कितना दिया हुआ है 2, तो 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। ध्यान रखिएगा जो आप पावर से जब भी फोकल लेंथ निकालेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा मीटर में आएगा, कभी भी गलती से उसको सेंटीमीटर ना लिख दीजिए, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स इजीली डिडक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, कितना है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, -25 ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्योंकि उन्होंने बोल दिया कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। अब हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में हल्का सा ही फर्क है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/v माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, माइनस माइनस प्लस, उस साइड जाएगा तो अगेन माइनस। एलसीएम लेते हैं 15 और 25 का, कितना आ जाएगा 75। 15 5 जा 75 और 25 3 जा। तो 1/v इज इक्वल टू 2/75 और v कितना आ गया आपका 75/2 सेंटीमीटर। डाटा सारा सेंटीमीटर में था तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि आगे ये कहीं यूज हो जाए। इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया। हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। लेंस के केस में ये क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू v/u। तो m कितना है आपका, सॉरी m मैग्निफिकेशन तो हमारे पास है नहीं है, हाँ m पहले हम निकाल लेते हैं। v कितनी है 75/2, u कितना था आपके पास -25। कैलकुलेशन होगी तो m इज इक्वल टू -3/2। अब ये डाटा आप दूसरे फॉर्मूले में डालेंगे दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -3/2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी 10, तो 2 5 10, तो हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट -15 सेंटीमीटर। तो डाटा जो है वो -15 सेंटीमीटर दिखा रहा है हाइट, तो माइनस आई है तो इट मीन्स जो इमेज है वो कैसी है,
रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एज वेल एज जो v है वो 75/2 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। इट मींस जो इमेज बनेगी वो लेंस के जो पीछे बनेगी, यानी कि 2f2 के उधर बनेगी। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चैप्टर रिफ्रैक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और उसका लिंक मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कोई भी टॉपिक किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो बेझिझक पूछिएगा। और नेक्स्ट आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।